दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों कल मैंने आपके साथ एचपीजेबीटी टैट 2017 का एक पेपर डिस्कस किया जिसमें कि सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों को हमने आपसे डिस्कस किया। तो उसी कड़ी में आज उसी का पार्ट 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल छूट गए थे, तो उन्हीं को आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135 तक मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? ऑप्शन ए जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन बी लोहे में जंग लगना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी बालू और चीनी और बालू का मिश्रण। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, लोहे में जंग लगना। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज है। एग्जाम बाकी जो है इसमें ऑप्शन ए, सी और डी जो है ये भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। इनमें जो डिफरेंस है दोस्तों, वो डिफरेंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखें दोस्तों, यदि कोई भी चीज़ जल रही है, जलने वाली जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, वो रासायनिक प्रक्रियाएं होगी। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कोयले का जलना कौन सी प्रक्रिया है, या फिर आपसे सवाल पूछा जाए कि कागज़ का जलना, ईंधन का जलना, लकड़ी का जलना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, ये रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरी बात, जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, परिवर्तन नहीं होता उनमें। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि पानी का बर्फ में बदलाव हो रहा है, तो पानी और बर्फ का जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसी रहती है दोस्तों। लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं में जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। कहने मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे दूध जो है दही में बदल रहा है, दूध का दही में बदलना ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि दूध का केमिकल कंपोजिशन अलग है और दही का केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह से अलग है। उसी तरह से आपसे सवाल यदि पूछा जाता है केक का बनना कौन सी प्रक्रिया है, या फिर खाने का पाचन यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी प्रक्रिया है, तो ये दोस्तों ये आपकी रासायनिक प्रक्रियाएं ही हैं। अ, इसके अलावा जो भौतिक प्रक्रियाएँ होती हैं, जो फ़िज़िकल चेंज होता है दोस्तों, वो टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। टेम्परेरी से मेरे कहने का मतलब है, जैसे पानी बर्फ़ में बदल रहा है, तो बर्फ़ पानी में भी बदल सकता है। तो ये एक टेम्परेरी चेंज है और ये रिवर्स हो जाता है दोस्तों, ये रिवर्सिबल होता है। रासायनिक चेंज जो होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है। इसके विपरीत, रिवर्सिबल से मेरे कहने का मतलब है पानी का बर्फ बनना, तो दोबारा से बर्फ को पानी में भी बदला जा सकता है, या पानी का वाष्पीकरण, पानी का भाप बनना या भाप का पानी बनना, ये जो है ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, ये परमानेंट होती हैं और इसमें ये रिवर्सिबल नहीं होती, ये इरिवर्सिबल होती है। कहने का मतलब ये है कि एक बार प्रक्रिया हो जाए तो ये वापस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, दूध एक बार दही में कन्वर्ट हो गया तो दही का दोबारा से आप दूध नहीं बना सकते। इसके अलावा जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे ये जो ऑप्शन है दोस्तों, चीनी और बालू का मिश्रण, नमक और चीनी का घोल, ये सारी की सारी भौतिक प्रक्रियाएं हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे नाभिकीय संलयन का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये इसका सही जवाब है। देखें दोस्तों, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में जो डिफरेंस है वो आपको एक बार बता देता हूँ। नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फिशन, और नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों। इनमें आपको जो डिफरेंस मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोस्तों, ये दोनों जो है ये
न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिसमें कि एनर्जी हम पैदा करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए, जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में दोस्तों एक विखंडन मतलब टूटना, एक भारी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु जो है दोस्तों, वो छोटे रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु में टूटता है और बहुत सारी एनर्जी उसमें पैदा होती है। सिंपल सिंपल भाषा में यदि आपको मैं समझाऊँ दोस्तों, एक भारी तत्व का परमाणु इसमें छोटे तत्व के परमाणु में टूटता है और यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है कि दो छोटे अनस्टेबल रेडियो सक्रिय तत्व जो है ये मिलकर के एक भारी रेडियो एक्टिव अनस्टेबल रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो यही डिफरेंस है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। लेकिन इसमें भी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये बहुत अधिक तापमान पर होती है, यानी कि उच्चतम तापमान तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। अ, लेकिन अब आपको इसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा गया, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा हो गया, या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है तारों का जो प्रकाश है उसका स्रोत क्या है? तारों या सूर्य का प्रकाश का स्रोत क्या है? या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों, ये भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि परमाणु बम जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा जो आंसर होगा वो नाभिकीय विखंडन होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। यदि आपको कोई भी बात या जो भी चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपको यदि समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी मलाशय। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी होगा, छोटी आंत। दोस्तों नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन इसकी जो लंबाई है तकरीबन 6 से 7 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। तो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत है। यहाँ पे आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि खाने का पाचन यदि आपको पूछा जाए, खाने का पाचन जो है मुख्यतः कहाँ पे होता है? इस तरह से यदि सवाल सवाल पूछा जाए तो खाने का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों खाने का पाचन शुरू कहाँ पे होता है? तो खाने का पाचन दोस्तों मुख में, यानी कि जो बकल कैविटी होती है, खाने का पाचन मुख में शुरू होता है। आपसे सवाल पूछा जाए यदि कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ से कि पेट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पेट के अध्ययन को हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी जो है पेट के अध्ययन को कहते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कि त्वचा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। कार्डियोलॉजी दिल के अध्ययन को कहते हैं। नेफ्रोलॉजी जो है ये किडनी के या फिर वृक्क के अध्ययन को कहते हैं। इस तरह से एग्जाम में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है दोस्तों। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए रक्त पटल, ऑप्शन बी रक्त पटल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दृढ़ पटल, ऑप्शन सी दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना जो है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है, तो ध्यान रखिए प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, परंतु उल्टा बनता है। अब यहाँ से आपको कुछ और सवाल मानव नेत्र से बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। कुछ सवालों को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों आँख का कौन सा हिस्सा जो है दान किया जाता है मरने के बाद, तो आँख के जिस हिस्से को दान किया जाता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र जो होता है, मतलब मानव की जो आँख होती है, मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखिए उत्तल लेंस, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, ये हमारी आंखों में होता है। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है दूरदृष्टि दोष
को दूर करने के लिए कौन-सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी, मेरे हिसाब से ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो 206 हड्डियां होती हैं। हालांकि बच्चों में हड्डियों की संख्या तकरीबन तकरीबन 350 होती हैं। 300 के आसपास जो है बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है। बाद में ये हड्डियां फ्यूज़ हो जाती हैं। अब ये आपको सवाल यदि पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का जो नाम है वो फीमर है। ये जांघ की हड्डी है, यानी कि जो थाई में जो बोन होती है उसका नाम फीमर है। सबसे छोटी हड्डी आपसे यदि पूछा जाए तो स्टेपिस जो है ये कान के मध्य भाग में होती हैं। तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हालांकि कान में हड्डियों की संख्या 6 होती हैं दोस्तों कुल। अगला सवाल देखें। यहाँ पे आपको कुछ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। विज्ञान के मैंने कुछ एक वीडियोस बनाए हैं। आप यदि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर जेबीटी टैट की या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की जो कि हिमाचल प्रदेश या हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। मैंने छोटे से छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, और ये है कि मानव का सामान्य रक्तचाप है। ऑप्शन ए है दोस्तों 60/120, ऑप्शन बी है 70/120, ऑप्शन सी है 80/120, यानी कि 80/120, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है 90/120। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों। 80/120 जो है ये सामान्य मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हमारा इतना होता है। देखें दोस्तों, वास्तव में ये इसका जो सही आंसर वो 120/80 होगा। लेकिन एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है और ऑप्शन भी यही दिए गए हैं। लेकिन यदि आपको ऑप्शन 80/120 या 120/80 दोनों दिए हों तो हमारा जो जवाब यही होगा। अदरवाइज 80/120 ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा दोस्तों। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि सामान्यतः हमारा जो दिल है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसे हम जो पल्स रेट भी कहते हैं या बीट पर मिनट भी कहते हैं। तो 1 मिनट में तकरीबन तकरीबन सामान्यतः 72 बार हमारा 70 से 72 बार हमारा जो दिल धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142, वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ओजोन, और ओजोन इसका सही जवाब है। अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी जो रक्षा की जाती है वो ओजोन परत के द्वारा की जाती है। ओजोन परत दोस्तों, आपको यदि सवाल पूछा जाए वायुमंडल में जो परतें होती हैं 5 परतें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह से 5 परतें होती हैं। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में अधिकांश जो है समताप मंडल में होती हैं ये। और ओजोन परत के क्षरण का यदि आपसे कारण पूछा जाए कि ओजोन परत के विघटन का क्या कारण है, तो ओजोन परत के विघटन का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों। डिप्लीशन का कारण जो है ओजोन परत का वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके अलावा ओज़ोन गैस का जो इस्तेमाल हम दोस्तों पानी के शुद्धिकरण में करते हैं। ये भी आपसे सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जल के शुद्धिकरण में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ओज़ोन गैस का इस्तेमाल जो हम पानी के शुद्धिकरण में करते हैं। या फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ओज़ोन छिद्र कहाँ पर देखा गया सबसे पहले? तो ध्रुवों पर या फिर अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर दोस्तों ये ओज़ोन छिद्र देखा गया है। या फिर आपसे कुछ और भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे आपसे सवाल पूछा, ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों, ये नाइट्रोजन एक अधातु है, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल होती है, काफ़ी स्थिर होती है। इसकी इसी क्वालिटी के कारण नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हम जो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो खाने की चीज़ें हैं जैसे कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, इनमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ये स्थिर होती है। इसके अलावा वायुयान के जो टायर्स होते हैं दोस्तों हवाई जहाज़ के, उसमें भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सीजन भी एक अधातु है, इस बात का ध्यान रखिए। कई बार एग्ज़ाम में धातु अधातु में भी सवाल पूछा जा सकता है, और ये आग जलाने वाली गैस ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? ऑप्शन ए
1/6, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी बराबर। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है। 1/6 जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा भार कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी कि जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के मुकाबले में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, ऑप्शन बी ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन सी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। हालांकि पृथ्वी की जगह दोस्तों पृथ्वी और सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ज्वार भाटा जो है ये क्यों आता है। तो ज्वार भाटा दोस्तों ये चंद्रमा तथा सूर्य जो है, चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। तो ध्यान रखिए, चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का पृथ्वी पर जो अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, ये आकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसमें ज़्यादा रोल अदा करता है। लेकिन दोनों ऑप्शन में दिए हैं चंद्रमा और सूर्य, तो चंद्रमा और सूर्य ही आपका, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है, ये आपका सही जवाब होगा। और ज्वार भाटा एक दिन में जो है यानी कि 24 घंटे में ज्वार भाटा 2 बार आता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल स्थल चर कौन सा है। ऑप्शन ए तारा मछली, ऑप्शन बी विद्युत किरण, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी मेंढक। और इस सवाल का जो सही जवाब वो मेंढक है दोस्तों। जल स्थल चर यानी कि जल मतलब पानी और ज़मीन पर रहने वाले जो जीवों को हम एम्फीबियंस कहते हैं। मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146। पादप का जनन भाग है। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी मूल। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है दोस्तों। पादप का जनन भाग जो है यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। ये सवाल आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जीवन के हिसाब से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो उसमें भी हमारा जो जवाब वो पुष्प ही होगा, क्योंकि जो सीड जो है वो फूल में ही बनता है, बीज यानी कि। इसके अलावा दोस्तों पत्तियों में वाष्पीकरण होता है। पानी आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि पानी का लॉस यानी कि पानी का नुकसान जो है पौधे के किस भाग से होता है, तो पानी से वाष्पीकरण होता है। पानी का वाष्पीकरण पत्तियों से होता है, माफ़ कीजिएगा। उसके अलावा यदि आपको सवाल पूछा जाए पौधे में पानी का अवशोषण जो है, मूल यानी कि रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, उन्हें हम मूल रोम कहते हैं। तो मूल रोम का कार्य जो है पानी का अवशोषण में मूल रोम का रोल रहता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधों में एक दो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक जाइलम होता है, जाइलम, और दूसरा फ्लोइम होता है दोस्तों। फ्लोइम जो है ये पादपों में यानी कि पौधों में खाने को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। इसका रोल जो है खाना पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना है, और जाइलम जो है ये पानी को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि पानी जो है पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जाता है, लेकिन पौधों में जो खाना बनता है वो पत्तियों में बनता है, और पत्तियों से जड़ों तक जो पानी जाता है उसे हम पत्तियों से जड़ों तक जो खाने को भेजा जाता है दोस्तों, वो फ्लोएम का कार्य होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि पौधों में जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं दोस्तों, ये पत्तियों में होती है। इस बात का आप ध्यान रखें, और एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सफ़ेद क्रांति से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कागज़, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी कपास। और इस सवाल का जो सही जवाब ऑप्शन सी है दोस्तों। सफ़ेद क्रांति जो है दूध से जुड़ी हुई क्रांति है। और यदि आपको सवाल पूछा जाए कि सफ़ेद क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तो सफ़ेद क्रांति के जन्मदाता जो थे वो वर्गीज़ कुरियन थे दोस्तों। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। एक हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जो जन्मदाता थे भारत में वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक थे। इसी तरह से जो हरित क्रांति है वो अनाज से जुड़ी हुई है। तो ये मैं जो पिछले वीडियोस डाले हुए हैं उनमें ये चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी होगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और हमने सबसे पहले जो है कपास की खेती ही की है, कॉटन यानी कि। और काली मिट्टी जो है सबसे अधिक, यदि आपको सवाल पूछा जाए कौन से राज्य में होती है, तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी सबसे अधिक होती है। हालांकि कॉटन जो है शायद गुजरात में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है, तो आप एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरके में कौन सा अमल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अमल, ऑप्शन बी फार्मिक अमल, ऑप्शन सी एसिटिक अमल, ऑप्शन डी लैक्टिक अमल। तो सिरके में होता है दोस्तों एसिटिक अमल। इसका जो फॉर्मूला है वो CH3COOH है। सिट्रिक अमल दोस्तों ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, या फिर आपसे सीधा पूछा जा सकता है नींबू में कौन सा अमल पाया जाता है। फार्मिक अमल जो है ये चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, फार्मिक अमल। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लैक्टिक अमल दोस्तों ये दूध में होता है। आपको ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ, खट्टे दूध में ये होता है या फिर दही में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CNG का पूर्ण विस्तार है? ऑप्शन ए कंबाइंड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी क्लीन नेचुरल गैस, ऑप्शन डी कार्बन नेचुरल गैस। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये CNG का पूरा नाम है। CNG दोस्तों इसे हम वर्तमान का ईंधन कहते हैं। वर्तमान का ईंधन जो है दोस्तों वो CNG है। लेकिन यदि आपको भविष्य का ईंधन पूछा जाए तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं। तो ध्यान रखिए मीथेन तथा इथेन जो है ये CNG में मुख्य रूप में होती है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों, सिंपल आपको पूछा जा सकता है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का किन गैसों का मिश्रण है, प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण है, यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो ध्यान रखिए मीथेन और इथेन जो है ये प्राकृतिक गैस के मिश्रण है। बस इसको जब कंप्रेस किया जाता है तो बन जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि घरों में हम जिस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जिस गैस का, कौन सी होती है? वो LPG होती है दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे हम कहते हैं। और इसमें जो मुख्य घटक होते हैं वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है दोस्तों। ब्यूटेन तथा प्रोपेन जो है घरों में जो इस्तेमाल हम करते हैं गैस ईंधन के रूप में, उसमें मुख्य रूप में जो घटक होते हैं वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। अधिकांश उसमें ब्यूटेन होता है। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि घरों में गैस के रिसाव के लिए घरों में जो गैस इस्तेमाल करते हैं LPG में कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे पता लगता है कि गैस लीक हो रही है, तो वो जो गैस जो मिलाई जाती है दोस्तों वो मिलाई जाती है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो गैस इसमें मिलाई जाती है ताकि हमें इसकी गंध यानी कि इसकी जो स्मेल काफ़ी तेज़ होती है और हमें पता लग जाता है कि सिलेंडर लीक हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर आपसे अगले वीडियोज़ में मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।